Hello everyone, welcome to Entire Science. Let's continue our chapter 5, Vectors. Today we will talk about relative motion and velocity. First we will go through relative velocity. अब सबसे पहले ये समझते हैं relative velocity होती क्या है। Relative velocity का मतलब है अगर एक बॉडी जो एक सर्टेन velocity के साथ मूव करती है और उसका दूसरी बॉडी के साथ मैं अगर कंपेयर करता हूं तो दोनों के बीच में जो रिलेटिव टर्म आएगा उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। और इन सिंपल लैंग्वेज इफ आई से द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय सब्ट्रैक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कार से जो पर्सन चल रहा है उसकी वेलोसिटी v है और जो पर्सन है उसकी वेलोसिटी v1 है। तो मुझे अगर रिलेटिव वेलोसिटी गेट करनी होगी तो मैं क्या करूंगा, दैट विल बी v2 माइनस v1। जनरली होता क्या है कि हमारे जितने भी आसपास के मोशंस हैं जो हम लोग डेली लाइफ में गेट करते हैं, भले वो वॉकिंग हो, कार में चलना हो, स्कूटी चलाना हो या अदर कोई भी मोशन हो, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें रिलेटिव टर्म जरूरी है। बिकॉज हमें ये कभी नहीं पता चल सकता कि हमारे टर्म्स में दूसरी चीज भी अगर सेम मोशन पे है, मतलब सेम वेलोसिटी गेट करती है, तो ये कैसे हमें गेट हो पाएगा कि उसकी वेलोसिटी और मेरी वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि रिलेटिव टर्म में ही मोशन गेट करते हैं। और रिलेटिव वेलोसिटी का यहाँ पे जो रोल प्ले है वो हमें ये समझाता है कि अगर एक बॉडी एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव करती है तो दूसरी वेलोसिटी को मैं अगर उसके साथ कंपेयर करूंगा अपनी वेलोसिटी से तो मुझे ये पता चलता है कि वो एक रिलेटिव टर्म में दोनों चल रही है। दैट इज कंसीडर्ड एज अ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी जो रिप्रेजेंट होती है बाय वेक्टर्स एंड दे आर सब्ट्रैक्टेड बाय वेक्टर मेथड। तो हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में ये समझा कि वेक्टर्स को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सेम उसी टर्म्स में हम लोग वेलोसिटीज रिलेटिव वेलोसिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहां पे अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, तो देखो एक मेरे पास गर्ल है दैट इज अ p एंड एक ऑब्जर्वर दैट इज q। अगर गर्ल की वेलोसिटी 3 मीटर सेकंड इनवर्स और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी मेरे पास 2 मीटर सेकंड इनवर्स, तो मैं क्या कह सकता हूं, टू द मैन q द गर्ल p appears to be move at the speed of 1 मीटर सेकंड towards q relative to q p is moving at the speed of 1 मीटर। मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये जो q वाला पर्सन है वो ये कहेगा कि वो गर्ल है उसके टर्म्स में वो 3 मीटर सेकंड इनवर्स के टर्म में मूव कर रही है। मतलब कि जो वेलोसिटी है रिलेटिव टर्म्स में दैट इज फ्रॉम p टू q इज 1 मीटर सेकंड इनवर्स। दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट विल बी vp माइनस vq। जो p की वेलोसिटी है वो q से माइनस कर देंगे तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी पता चल जाएगी। अगर यहाँ पे मैं बोलता हूं अगर q के p से रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी को गेट करना है तो वही बात होगी, दैट विल बी q माइनस p। तो यहाँ पे अगर मुझे q के रिस्पेक्ट में अगर p से रिलेटिव वेलोसिटी गेट करनी है तो व्हाट आई विल से दैट vq माइनस vp। ये हमें समझाता है कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे काम करती है। तो हम लोग हमेशा दो टर्म्स में इसको अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब दो बॉडीज होनी चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड हम लोग p से q जैसे इस एग्जांपल में समझ रहे हैं या q से p भी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब वेक्टर नोटेशन जनरल रिलेटिव वेलोसिटी का कैसे होता है वो समझ लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक बॉडी है a और एक दूसरी बॉडी है b, तो उसका जो वेक्टर नोटेशन होगा वो होगा VAB इक्वल टू VA माइनस VB। वेक्टर साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब वेरियस केसेस समझते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी में कितने टाइप के केसेस बन सकते हैं। पहला केस, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स A एंड B मूविंग विद वेलोसिटी VA एंड VB शोन इन द डायग्राम। मान लेते हैं VA और VB में पास दो बॉडीज हैं और वो एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ दैट इज VA और VB से मूव कर रही हैं। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी उसको गेट करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू B, अगर मैं A का B के रिस्पेक्ट में बताऊंगा तो वो आएगा हमारे पास VA माइनस VB। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट B विद रिस्पेक्ट टू A इट विल बिकम वेलोसिटी ऑफ BA दैट इज VB माइनस VA। Thus, we can conclude that if two objects are moving in the same direction, the magnitude of relative velocity of one object with respect to another is equal to the difference in magnitude of two velocities. This is our first case. In second case, consider two objects A and B with uniform velocity V and VB in the same straight track but opposite in direction. मान लेते हैं एक बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, that is V एक velocity and second one is moving with opposite direction with VB velocity. So what I will say, the relative velocity of A with object A, तो जो relative velocity A की respect B के साथ आएगी वो हमारे पास बनेगा that will be VAB equal to VA minus VB. It will become minus and minus plus because the direction of VB is opposite direction. So what we will concluding that VA minus VB and minus minus will become plus and it will become VA plus VB. Similarly, if I talk about relative
velocity of object B with respect A, it will become VBA minus VBA equal to minus VB minus VA, that will become minus minus plus, and it will become VA plus VB. So what we are concluding from this case, if two objects are moving in opposite direction, the magnitude of relative velocity of one object with respect to other is equal to the sum of magnitude of their velocities. This is the important case because we have concluded that when the two bodies are in opposite direction, we are getting velocity by adding the magnitude of their velocities. In third case, if there is an angle between two bodies, what we will do, consider two velocities V and VB at an angle between them is theta. The relative velocity of A with respect to V will be, that will VA minus VB. Then the direction of VA will be given by vectors addition. How we are getting, that is we know कि हम लोगों को ये पता है कि वेक्टर को कैसे ऐड किया जा सकता है, that is VAB equal to VA square plus VB square minus 2VA VB cos theta. Here cos theta is representing the angle between two vector bodies. And if I talk about tan beta, what is the relation angle between VAB and B, that will become VB sin theta upon VA minus VB cos theta. इस फॉर्मूले को हम लोग पीछे भी यूज कर चुके हैं जब हम लोगों ने वेक्टर अपना चैप्टर कवर अप किया था, तो वहां पे ये समझा था कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. Now, if I talk about various situation that when theta is equal to 0, then the bodies move along the parallel straight line in the same direction. We have VA minus VB. Then in this case, VBA equal to VB plus VA. In a second, when theta is equal to 180 degree, it will become the bodies in the move along parallel straight line opposite direction. Then it will become VAB equal to VA plus VB in the direction of VA. Similarly, if the body will be in the 90 degree, अगर 90 डिग्री के केस में अगर यहाँ पे इंक्लूड करूंगा तो कितना होगा, that will become cos 90 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 एंड ये बन जाएगा cos 90 की वैल्यू 0 होती है, that will become VA square सॉरी नहीं cos 90 की वैल्यू हमारे पास होती है that is 0. तो यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म बचेगा, the magnitude of relative velocity of A with respect to B will be VAB, that is under root VA square plus VB square. अब यहाँ से ये चीज समझना कि जब दो वेक्टर्स के रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे हम लोग, तो थीटा में वेरिएशंस आएंगे. पहला, थीटा यहाँ पे 0 भी हो रहा है, थीटा यहाँ पे 180 भी हो रहा है और थीटा यहाँ पे 90 भी हो रहा है. तो ये तीनों केसेस को माइंड में रखना है बिकॉज ये हमें हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. अगर यहां से समझते हैं कि रेन और मैन की प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो सकती है रिलेटिव वेलोसिटी में. ये फेमस एक कॉन्सेप्ट है जिसपे काफी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अर्लियर एग्जाम्स में. कंसीडर अ मैन मूविंग इन ईच डायरेक्शन एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन एज शोन इन द फिगर. तो डायग्राम में यहाँ देखो कि जो बारिश है वो VR दैट इज द परपेंडिकुलर और मैन की वेलोसिटी है जो इस डायरेक्शन में ईस्ट. तो अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी गेट करनी है तो उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, दैट विल बी VRM रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दैट विल बी VR माइनस VA. अब यहाँ पे हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी रेन की रिस्पेक्ट विद मैन के टर्म्स में निकाला है. तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो मैं क्या करूंगा, दैट विल बिकम VRM दैट इज रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर. थीटा निकालना है कितने एंगल पे वो मूव कर रहे हैं, तो tan इनवर्स VM अपॉन VR विल बी द एंगल और द डायरेक्शन बिटवीन रेन एंड मैन. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अबाउट क्रॉसिंग अ रिवर. दिस इज आल्सो फेमस प्रॉब्लम. नाउ हाउ शुड अ मैन क्रॉस द रिवर टू टेक द शॉर्टेस्ट टाइम. अगर किसी एक पर्सन को रिवर को क्रॉस करना है तो पहला केस उसको शॉर्टेस्ट टाइम कितना लगेगा, दूसरा शॉर्टेस्ट पाथ. तो फर्स्ट ये समझते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हम लोगों को कुछ वेरिएशन कुछ डायग्राम के थ्रू टर्म समझने हैं. तो यहाँ पे डायग्राम में देखो जो रिवर है, जो वेलोसिटी है बोट की वो हमारे पास इस डायरेक्शन में, दिस इज अवर बोट, एंड जो रिवर है वो फ्लो होती है, मतलब उसके पास खुद की क्या है, एक वेलोसिटी जिसकी वजह से वो फ्लो हो रही है. तो मुझे अगर शॉर्टेस्ट टर्म में पहुंचना है, मतलब मुझे कितना कम टाइम लगेगा वहां पे पहुंचने के लिए, तो वो क्या आएगा, तो उसको कैलकुलेट करते हैं. लेट VS एंड VR बी द वेलोसिटीज ऑफ स्विमर एंड द रिवर रिस्पेक्टिवली. तो मैंने VS बोल दिया स्विमर की वेलोसिटी और VR बोल दिया मैंने रिवर की वेलोसिटी. तो लेट V बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ VS एंड VR. रिजल्टेंट वेलोसिटी बोल लेते हैं, दैट इज अ V. आफ्टर दैट let the swimmer begins to the angle of theta with OA and OA is the perpendicular to river flow, then T is the time. So what we will do is time equal to होता है that is distance upon time. Here distance is in consideration of L, that is the width of river, and distance upon time that is VS cos theta is the angle that is moving in the terms of velocity. तो swimmer की जो velocity है वो हमारे पास कितनी है VS, और जो इसका एंगल बना हुआ है वो हमारे पास है VS cos theta. तो L मेरे पास breadth of river है
एंड फॉर टी मिनिमम कॉस थीटा शुड बी मैक्सिमम। तो अगर मुझे कम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो मुझे कॉस थीटा मेरा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सिमिलरली अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कंसीडर करना है तो क्या होगा, दैट विल बिकम दिस इज पॉसिबल इफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो याद रखना शॉर्टेस्ट टाइम तभी अप्लाई होगा जब थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, 0, hence it will become t equal to L upon Vs। If we conclude the swimmer should be in the direction perpendicular to the flow, मान लेते हैं कि जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में स्विमर भी फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा हमारे पास v इक्वल टू अंडर रूट vs स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर, hence it will become tan थीटा इक्वल टू vr अपॉन vs। डायग्राम के हिसाब से अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस बोलता हूँ तो वो हमारे पास x दी हुई है और vs की वैल्यू जो हमें दी गई है दैट इज l। तो हमारे पास फॉर्मूला जो बनेगा दैट इज फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ विल बी l vr अपॉन vs। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई किसी पर्सन रिवर को क्रॉस करना है तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए फॉर्मूला होगा t इक्वल टू l अपॉन vs एंड फॉर शॉर्टेस्ट पाथ इट विल बिकम l vr अपॉन vs। अब बात करते हैं व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू स्पेस इन सम इनिशियल वेलोसिटी एंड देन अलाउड टू ट्रेवल अलोंग अ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। जनरली सिंपल सी बात करता हूं, अगर हम लोग किसी भी पत्थर या स्टोन या बॉल को थ्रोन करते हैं तो वहां पे होता क्या है कि वो जो बॉल एक मोशन को गेट करता है उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, बिकॉज हमेशा जो बॉल होती है वो एक सर्टेन एंगल तक मूव करती है और एक सर्टेन टर्म को सर्टेन पाथ के थ्रू मूव करती है, उस पाथ को हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, तो जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो वो जो बॉल का मोशन है, देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल से उसने हिट किया है और वो बॉल एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करते हुए हमें ग्राउंड पे नीचे होती है, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरे डायग्राम में यहाँ पे देख लो, अगर एक सॉकर खेलने वाला प्लेयर है उसने बॉल को हिट किया तो वो बॉल एक सर्टेन लेवल तक हाइट पे जाती है और उसके बाद वो डाउन गिरती है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मूवमेंट और द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन अंडरस्टैंड करने के लिए हमें काफी टर्म समझने हैं। वो टर्म कौन कौन से हैं, जैसे कि ये बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, दैट विल बी द मैक्सिमम h, और यहां से यहां तक कितना वो रेंज कवर अप करने वाला है, दैट विल बी द रेंज, और हमें कितना इस प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम लगेगा इस प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर अप करने के लिए। तो हमें कुछ फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, दैट इज h r t। अब सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज ट्रेजेक्टरी। तो ये टर्म्स हमें हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्टाइल इन वेरी शॉर्ट वे। नाउ द पैराबोलिक पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इन एयर इज कॉल्ड द ट्रेजेक्टरी। यहाँ पे डायग्राम में देखो, जो ये बॉल एक पाथ को फॉलो करती है उसको हम लोग जनरली बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। इसी को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे बाय यूजिंग बाय इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रेजेक्टरी का भी कैलकुलेशन में बताता हूं, उससे पहले टर्म समझने हमें। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब होता है जहां से वो पॉइंट से बॉल स्टार्ट हुई है, द पॉइंट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब उसका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होगा या इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं जहां से वो स्टार्ट हुआ है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब है कितनी वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज टर्म एज द वेलोसिटी ऑफ एन प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि वो कितने एंगल पे बॉल को हिट किया है। अगर मैं किसी बॉल को हिट करता हूं तो वहां पे होता क्या कि उसका एक एंगल जरूर होगा। यहाँ पे मान लेते हैं 45 डिग्री है, अगर वो बॉल एकदम स्ट्रेटली मूव करेगी तो 90 डिग्री पे मूव करेगी, मतलब एंगल उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो जो एंगल हॉरिजॉन्टल मूव होने पे ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्टेड मोशन के साथ होगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। टाइम ऑफ फ्लाइट, अब ऑब्वियसली बात है अगर कोई बॉल एक सर्टेन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंची तो उसको कुछ टाइम जरूर लगेगा। तो टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कवर द एंटायर ट्रेजेक्टरी इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट किस चीज पे डिपेंड करेगी कि कितने एंगल पे वो बॉल हिट अप हुई है। इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ड्यूरिंग इट्स मोशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट एक और चीज पे डिपेंड करेगी, बॉल के मास पे। तो बॉल का अगर मास बहुत ज्यादा होगा तो वो सर्टेन हाइट तक नहीं जा पाएगी, उसकी हाइट कम रहेगी। दूसरी बात उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि उसको कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड की गई है ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ ट्रेजेक्टरी। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है कि वो बॉल एक सर्टेन हाइट तक जाएगी, फिर हाइट के बाद जो वो नीचे गिर रही है बॉल, दैट इज द कंसीडरेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब वो हॉरिजॉन्टली कितना मूव डिस्टेंस को कवर अप करने वाली है, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब यहां से दो पॉइंट्स हमें बहुत अच्छे से समझ में आते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कॉम्बिनेशन होते हैं दो मोशन के। पहला होता है हॉरिजॉन्टल मोशन जो बॉल को आगे बढ़ने में हेल्प करता है, और दूसरा होता है वर्टिकल मोशन जो उसको एक रिक्वायर्ड हाइट प्रोवाइड करता है। अब यहां से हम लोग ये समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरियस टर्म्स जो कि अभी हम लोगों ने पीछे कवर अप किए।
अब सबसे पहले समझते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब कि इसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होगी। ये फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट विल हेल्प इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम t अलोंग x एक्सिस को मान लेते हैं x इक्वल टू vi x t। इफ आई कैलकुलेट x from that will become vi cos into t, and from it we will including that x equal to vi upon cos theta. This is our first equation. Now the vertical distance traveled by the projectile in y axis, जो vertical distance वो y axis में cover up करेगा, तो by using Newton's second law s equal to ut plus half at square, we are using this equation s equal to ut plus half at square, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो एक्सेलेरेशन की जगह हम लोगों ने क्या रखा है, डेट इज v cos थीटा, और t की जगह ये पुटअप किया हुआ है। नाउ y इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी vi y t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह एक्सेलेरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटी प्रोवाइड करी है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन g। नाउ उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इट विल बिकम y इक्वल टू vi sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट कर लेंगे t की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इन सेकंड, then after substituting what we are getting, y equal to vi sin theta into x cos vi cos theta half g x upon vi cos theta का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो ये टर्म क्या बन के आएगा, that will become y equal to tan theta x minus g upon 2 vi square cos square theta x square. This is the equation of trajectory of a projectile. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ट्रेजेक्ट्री होगा प्रोजेक्टाइल के लिए वो हमारे पास इस तरीके से हमें मिलेगा। As vi थीटा एंड g आर कांस्टेंट फॉर गिवन, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि यहाँ पे वेलोसिटी किसी भी ट्रेजेक्ट्री के लिए कांस्टेंट होगा, थीटा भी कांस्टेंट होगा, तभी तो वो ट्रेजेक्ट्री में गेट करेगा, और g भी हमारे पास ग्रेविटी भी कांस्टेंट होगी, तो इस इक्वेशन में हमारे पास बचता क्या है, उसको अगर और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो tan थीटा विल बी इक्वल एज इक्वल टू अल्फा एंड वी हैव गिवन g अपॉन 2 vi cos स्क्वायर टू बीटा। तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को इससे रिप्लेस कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, मान लेते हैं कि tan थीटा की वैल्यू इक्वेशन में हम लोगों ने अल्फा रख दी है और इस पूरे टर्म को हम लोगों ने बोल दिया बीटा, तो ये हमारे पास इक्वेशन में बनेगा y इक्वल टू a x माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। दस y इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, हेंस ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। इससे हमें ये पता चलता है कि जो ट्रेजेक्टरी होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की वो एक पैराबोला होती है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ टाइम फॉर फ्लाइट, कितना टाइम लगेगा उसको गेट करने फ्लाइट के लिए, तो द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम t, तो अभी पीछे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, दैट इज y इक्वल टू vi t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये कहां से आया, फ्रॉम न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। फ्रॉम एंटायर मोशन t इक्वल टू कितना मान लेते हैं, स्मॉल t को हम लोग कैपिटल T मान लेते हैं, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, बिकॉज एक सर्टेन टाइम ऐसा जरूर आएगा जिस टाइम प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुका होगा और उसकी हाइट उससे ऊपर इंक्रीज नहीं होगी। तो हमारे पास जो y की वैल्यू कितनी है, 0 है। Now putting it in the equation, our first equation, let vi sin theta t minus half gt square, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हाफ gt square is equal to vi sin t। अब यहाँ से t निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, t equal to 2vi sin theta upon g। This is the equation for the time of flight, इतना टाइम लगेगा उसको फ्लाइट के लिए। तो यहाँ पे साइन थीटा पे डिपेंड करता है टाइम, अगर साइन थीटा की वैल्यू चेंज होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थीटा की जगह 90 ले लूँ या 0 डिग्री ले लूं या 180, अब सॉरी 180 तो हो ही नहीं सकती, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, तो वैल्यू हमारे पास टाइम की वेरी करेगी, या 45 ले लें या 60 ले लें, सो ऑन, जो भी वेरिएशंस आएंगे थीटा में। अगर मैं पैराबोलिक पाथ के टर्म्स में बात करता हूं इसको, तो टाइम ऑफ एन एक्सटेंट इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट, तो जितना उसको इंक्रीज होने में टाइम लगेगा उतना ही डिक्रीज होने में, तो टी ए इक्वल टू एसेंट और टी डी इक्वल टू डिसेंट, that will become half। तो यहाँ पे वैल्यू जो हमारे पास टी ए एसेंट से लेके टी डी, that will be vi sin theta upon g। ये हमारे पास सिमेट्रिकल और पैराबोला पाथ के टर्म्स में आंसर मिला हमें। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आएगा, जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है। द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, जो भी पीछे कैलकुलेट किया, दैट इज टी थीटा एक्स माइनस जी अपॉन वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं एंटायर मोशन में कहता हूँ, दैट इज y इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू r है, putting the value of y equal to 0 in first equation, now what we are getting, 0 equal to tan theta, x की जगह r रखेंगे माइनस g अपॉन vi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर। अब पुटअप कर लेंगे इसको तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास g अपॉन vi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा r स्क्वायर। tan की जगह हम लोग लिख सकते हैं sin अपॉन cos, बिकॉज ये
ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सा फंक्शन होता है, दैट विल g अपॉन 2 vi² cos स्क्वायर इंटू r sin थीटा अपॉन cos थीटा। r की वहां से वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, इट विल बिकम 2vi² 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, एंड फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, vi² sin 2 थीटा अपॉन g। दिस इज द इक्वेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर मैं sin 2 थीटा की वैल्यू को 1 रखता हूं तो 2 थीटा मैक्सिमम हमारे पास कब आएगा, जब 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे अगर मैं थीटा को बोलूंगा तो मैक्सिमम रेंज जो प्रोजेक्टाइल की होगी हॉरिजॉन्टल में, तो वो हमारे पास कब होगी, जब हमारे पास थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। ये एंगल याद रखना, बिकॉज इस एंगल पे प्रोजेक्टाइल सबसे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर अप करता है। अब टू एंगल्स ऑफ अ प्रोजेक्शन फॉर सेम एंगल हॉरिजॉन्टल अगर मुझे निकालना है तो क्या आएगा, मान लेते हैं द इक्वेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज इज गिवन बाय r इक्वल टू v i² sin 2 थीटा अपॉन g। रिप्लेसिंग 930 थीटा को अगर मैं 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या बनेगा हमारे पास, दैट विल बी r डैश v i² sin 2 थीटा 90 माइनस थीटा अपॉन g। वेयरएस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 90 दैट विल बिकम 180 माइनस 2 थीटा, एंड हेयर इट विल बिकम r² vi² sin 2 थीटा अपॉन g। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमें क्या पता चलता है कि 2 थीटा इज इक्वल टू r डैश, इट मींस हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर एनी टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा वो हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्टाइल होगा वो सेम होगा। अगर मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं कि मैक्सिमम हाइट तब कब अचीव करेगा, तो मैक्सिमम हाइट के लिए कैलकुलेट करते हैं द थर्ड काइनेमेटिक्स इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ न्यूटन की अगर मैं थर्ड इक्वेशन की बात करता हूं तो v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू को पुट करता हूं तो v² हमारे पास कितना है, डेट विल बी 2v² fy इक्वल टू v² i माइनस 2gy। एट मैक्सिमम में जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0, और y की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, h पुट कर देते हैं इक्वेशन में इसको, तो ये बन जाएगा v sin थीटा स्क्वायर माइनस 2gh, इट विल बिकम 2gh इक्वल टू v sin स्क्वायर होल स्क्वायर 2। h की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो h की वैल्यू कितनी आएगी, डेट विल बिकम v sin थीटा होल स्क्वायर दैट इज 2। दिस इज द इक्वेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट। ये हमारे पास इक्वेशन है किसके लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए। अब यहाँ पे वेरिएशन करके देखते हैं, जब थीटा की वैल्यू 45 आएगी तो क्या आएगा, जब थीटा की वैल्यू को हम लोग 45 पुट करेंगे तो वो हमारे पास h को मैक्सिमम कंडीशन देगा। तो याद रखना जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है 45 पे मैक्सिमम हाइट हमें प्रोवाइड करेगा, वेयरएस इन एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री इट विल बिकम 2h इक्वल टू vi² अपॉन 2g। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही है। अब इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि इस पे से क्वेश्चन कैसे मेक हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन में गिवन है प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज ऑफ 50 मीटर एंड रीचेस अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। वी नो दैट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल रेंज, अभी पीछे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट विल बिकम r इक्वल टू v² sin 2 थीटा अपॉन g। और इसको एलिब्रेट करेंगे तो sin 2 थीटा को एलिब्रेट करूंगा तो इट विल बिकम 2v² sin थीटा cos थीटा अपॉन g। h की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो इसमें से, तो h इक्वल टू कितना होता है, v² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेशियो निकालेंगे तो h अपॉन r इट विल बिकम v² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू g अपॉन 2v² अपॉन sin cos थीटा। h अपॉन r अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से एक साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, g से g कैंसल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस को हम लोग 10 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बचेगी v2 के लिए, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डेट विल बिकम 2 2 4 एंड इट विल बिकम 1 अपॉन 4 tan थीटा। तो अगर tan थीटा को इधर भेजता हूं तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट विल बिकम 4h अपॉन r। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, हमें जो वैल्यूज दी गई हैं तो हमें गिवन जो दिया हुआ है h की वैल्यू हमें दी गई है 10, पुट कर लेंगे क्वेश्चन में, और r की वैल्यू हमें जो दी गई है वो दी गई है 50। तो अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में, डेट विल बिकम 4 इंटू 10 अपॉन 50 एंड डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा 0.8। tan इनवर्स की वैल्यू जो 0.8 के लिए आएगी हमारे पास, दैट इज थीटा इक्वल टू 38.66 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर। डायरेक्टली हम लोग चाहें तो ये फॉर्मूला भी सीधा अप्लाई कर सकते हैं, पर कंडीशन वेरी करेंगी तो ये फॉर्मूला भी वेरी करेगा। तो मेन फॉर्मूले में से हम लोग पहले इसको सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे, देन आफ्टर दैट हमें जो वैल्यू कंडीशन के हिसाब से दी गई होगी उसको पुट करके आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ कैनन इज टू फायर अप टू 500 हॉरिजॉन्टली, what should be the angle of projection if shells are fired with the velocity of 100 meter second inverse, take g equal to meter second 10 meter second inverse 2। अब गिवन हमारे पास क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है v 100, r की वैल्यू हमें 500 दी गई है, g हमें 10 मीटर सेकंड इनवर्स दिया हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वो होती है हमारे पास vh इक्वल टू v cos
तो हमें कितना दिया हुआ है 100 cos थीटा, v हमें क्वेश्चन में पुट अप है, दैट इज 100। वर्टिकल वेलोसिटी अगर मैं निकाल लूंगा तो इट विल बिकम v sin थीटा, एंड v sin थीटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट विल बिकम 100 sin थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, दैट विल बिकम 2v अपॉन g, तो v की वैल्यू ऊपर से पुट अप कर दो, दैट विल 2 इंटू 100 sin थीटा अपॉन g। रेंज के लिए अगर निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास vh इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो vh की वैल्यू पर हम लोगों ने कैलकुलेट की, दैट इज 100 cos थीटा इंटू 2 इंटू 100 sin थीटा अपॉन g। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा हमारे पास 500, एंड इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 1/2। तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, साइन की जो वैल्यू होती है 1/2, दैट इज फॉर द 30 डिग्री, एंड 2 से अगर 30 को डिवाइड करेंगे तो थीटा कितना आएगा 15 डिग्री। तो 15 डिग्री इज द राइट आंसर दैट एट विच द शेल्स विल बी फायर्ड अप, और जिससे वो टारगेट को हिट कर सकता है। अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।